क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन 3 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। आइए इसके बारे में और पढ़ें। सिंथेटिक फाइबर के फायदे और नुकसान, प्लास्टिक के पीएलए प्रकार, प्लास्टिक और पर्यावरण। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक सामग्रियों का उपयोग करते हैं। आप में से हजारों लोगों ने दैनिक जीवन में केवल कपास, जूट, ऊन और रेशम जैसे प्राकृतिक रेशों का ही उपयोग किया है। लेकिन इन प्राकृतिक रेशों के कुछ नुकसान भी हैं। उदाहरण के लिए, घिसाव और धुलाई से सूती झुर्रियाँ। रेशम खर्चीला है और इसे नाजुक ढंग से संभालने की आवश्यकता होती है। ऊन सिकुड़ जाता है और पतंगे उसे खा जाते हैं। जूट सख्त है और अन्य प्राकृतिक बुने हुए कपड़ों की तरह टिकाऊ नहीं है। प्राकृतिक कपड़ों में इन कमियों के कारण वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से रेशे बनाने के लिए अपने रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान का उपयोग किया। इन रेशों को कृत्रिम या मानव निर्मित रेशा कहा जाएगा। सिंथेटिक फाइबर। इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक फाइबर पर चर्चा करें, आइए पहले पॉलीमराइजेशन शब्द को समझें। मोतियों की एक माला में कई मोती होते हैं जो एक धागे की मदद से एक साथ जुड़े होते हैं। एक ईंट की दीवार में भी सीमेंट और रेत की मदद से कई ईंटें एक साथ जोड़ी गईं। यदि किसी डोरी के मनके या किसी दीवार की मेर इकाइयों पर विचार किया जाए तो एक सिंथेटिक फाइबर का प्रतिनिधित्व करेगा जहां एक बड़ा सिंग एकजुट होता है जिसे पॉलीमर कहा जाता है। इन मोनोमर इकाइयों के संयोजन की प्रक्रिया। एक बड़े पॉलीमर में परिवर्तन को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। एक पॉलीमर कई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। नॉलेज बॉक्स, ज्ञान बक्सा। पॉलीमर शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। पॉली का अर्थ है अनेक और मेर का अर्थ है भाग, इकाई। पॉलीमर संरचना में मोनोमर्स या तो रैखिक तरीके से या क्रॉस लिंक तरीके से जुड़े होते हैं। पॉलीमर प्रकृति में भी पाए जाते हैं। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कई अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। इसी प्रकार कपास के रेशे का मृदा घटक सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज अणुओं से बना होता है। अब हम आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ सिंथेटिक रेशों पर चर्चा करेंगे। रेयॉन। रेशम सुंदर बनावट वाला एक प्राकृतिक फाइबर है। हालांकि ये महंगा है। समान बनावट वाला सिंथेटिक फाइबर बनाने का प्रयास 19वीं सदी के अंत में सफल हुआ जब वैज्ञानिकों ने रेयान बनाया। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। ये रेशम से सस्ता है और इसे रेशम के रेशों की तरह बुना जा सकता है। रेयॉन लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। लकड़ी के गूदे को पहले क्षारीय घोल में घोला जाता है। उत्पादित गाढ़े तरल को रेशे बनाने के लिए छोटे छिद्रों से गुजारा जाता है। रेशों को सल्फ्यूरिक एसिड के स्नान में डालकर कठोर किया जाता है। फिर रेशों को सूत में पिरोया जाता है और कपड़े में बुना जाता है। रेयॉन को पुनर्जीवित फाइबर कहा जाता है क्योंकि मूल कच्चा माल, सेलुलोज, टूट जाता है और फिर सुधारा जाता है। इससे यह मजबूत हो जाता है और विभिन्न रंगों में रंगना आसान हो जाता है। रेयान का एक अन्य उपयोगी गुण यह है कि यह पसीने को सोख लेता है। इसलिए रेयॉन कपड़े गर्मियों में पहनने में आरामदायक होते हैं। रेयान का उपयोग, इसका उपयोग परिधान बनाने के लिए किया जाता है, जैसे सूट टाई। घरेलू साज सज्जा जैसे बिस्तर के पट्टियां, कंबल, सह आदि रेयान फाइबर रेशमी चमक से बनाए जाते हैं। जैसा कि यह जीआर आदमी में है। विशाल उपयोग। रेयान फाइबर का उपयोग कालीन और बेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन। नायलॉन पहली बार 1931 में कोयला, पानी और हवा से बनाया गया था। ये वास्तव में किसी भी पीएलए या पशु स्रोत का उपयोग किए बिना पहला पूरी तरह से मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन सबसे लचीले सिंथेटिक कपड़ों में से एक है जो बार बार उपयोग के बाद भी अपनी ताकत नहीं खोता है। नायलॉन बनाने के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाएं विशेष रूप से डिज़ाइन की गई मशीन से बहुत उच्च तापमान पर की जाती हैं। फिर पिघले हुए सेन तरल नायलॉन को एक स्पिनर नेट में डाल दिया जाता है जो नायलॉन को बहुत पतले धागों या रेशों में अलग कर देता है। फिर रेशों को चरखे के माध्यम से सूत में घुमाया जाता है जिसे बदले में कपड़े में बुना जाता है। लहर जितनी कड़ी होगी, नायलॉन के कपड़े में उतनी ही अधिक ताकत होगी।
ये प्रक्रिया वास्तव में सभी प्रकार के सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए की जाती है। चूंकि नायलॉन मजबूत, लोचदार, हल्का वजन, चमकदार और धोने में आसान है, इसलिए इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कपड़े, मोजे, रस्सी, तंबू, पैराशूट और बनाने में किया जाता है। व्यापक किस्म लेखों का। जब नायलॉन स्टॉकिंग पेश की गई तो उनकी बहुत मांग थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के समय अधिकांश नायलॉन उत्पादन को पैराशूट के निर्माण में बदल दिया गया था। युद्ध के बाद स्टॉकिंग का उत्पादन फिर से शुरू किया गया, लेकिन मांग इतनी अधिक थी कि अक्सर नायलॉन दंगे होते थे। नॉलेज बॉक्स। 1. नायलॉन का धागा समान आयाम के स्टील के तार से अधिक मजबूत होता है। 2. स्पिनरनेट शब्द की उत्पत्ति मकड़ी के घूमने वाले अंग से हुई है। अधिकांश मकड़ियों में 6 स्पिनरेट होते हैं, लेकिन कुछ में 4 या 2 भी हो सकते हैं। स्पिनरनेट आमतौर पर मकड़ियों के पेट के निचले हिस्से में मौजूद होते हैं और वे वेब बनाने के लिए समन्वय में काम करते हैं। नायलॉन का उपयोग। 1. W स्विमवियर, रेनकोट, छाते, टोपी, लेगिंग आदि बनाना। 2. पर्दे, कालीन और रस्सियां बनाना। 3. पैकिंग सामग्री में उपयोग किया जाता है। 4. टूथब्रश और स्नान स्पंज बनाना। 5. तंबू, मछली पकड़ने के जाल, पैराशूट और टायर बनाना। एक्टिविटी 1. समान लंबाई और मोटाई के सूती, ऊनी, रेशम और नायलॉन के धागे लें। उन्हें तोड़ने का प्रयास करें। प्रत्येक धागे को तोड़ने के लिए लगाए गए बल में अंतर पर ध्यान दें। चारों धागों में सबसे मजबूत कौन सा है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिएस्टर, जैसा कि नाम से पता चलता है, एस्टर का एक बहुलक है। एस्टर एक रसायन है जो फलों को उनकी गंध देता है। पॉलिएस्टर की विभिन्न किस्में हैं, उदाहरण के लिए टेरिलीन, एथिलीन, टेरेफ्थेलेट। विभिन्न प्रकार के फाइबर बनाने के लिए टेरिलीन फाइबर को अक्सर अन्य प्रकार के फाइबर के साथ मिलाया जाता है। यूसेस ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का उपयोग। 1. पॉलिएस्टर का व्यापक रूप से पोशाक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने पॉलिएस्टर से बनी साड़ी, शर्ट और ड्रेस पहनते हुए देखा होगा। 2. पॉलिएस्टर को झुर्रियां रहित कपड़े बनाने के लिए प्राकृतिक रेशों और मानव रेशों के साथ लोकप्रिय रूप से मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। इसी प्रकार पॉलीवूल पॉलिएस्टर ऊन का मिश्रण है। 3. पॉलिएस्टर का उपयोग तकिए की स्टफिंग के लिए भी किया जाता है। 4. पीईटी का उपयोग आमतौर पर बोतलें और भंडारण कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है। एक्रेलिक। एक्रेलिक एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जो ऊनी पतंग के गुणों जैसा दिखता है। ये हल्का, मुलायम और गर्म होता है, ऊन जैसा एहसास देता है। ये सिकुड़न और झुर्रियों को दूर करता है। इसे विभिन्न रंगों में बहुत अच्छे से रंगा भी जा सकता है। एक्रेलिक से बने कपड़े ऊन की तुलना में सस्ते होते हैं। स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स, जिसे लाइक्रा के नाम से भी जाना जाता है, एक लंबी श्रृंखला वाला सिंथ पॉलीमेरिक फाइबर है। ये नर्म और रबर जैसा होता है और फाइबर को फैलने और फिर अपने मूल आकार में वापस आने की अनुमति देता है। इन रेशों से बने कपड़े की उच्च लोच उन कपड़ों को बनाने के लिए उपयुक्त है जिनके लिए बोहगिंग फिट की आवश्यकता होती है, जैसे तैराकी पोशाक, अंडरगारमेंट्स, शर्ट इत्यादि। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के लाभ। सिंथेटिक फाइबर के कई फायदे हैं जिनका सारांश नीचे दिया गया है। तंतुओं में उच्च तन्यता ताकत होती है, एक ऐसा गुण जिसके कारण वे बिना टूटे भारी भार का सामना कर सकते हैं। तंतुओं में लोच होती है, एक ऐसा गुण जिसके द्वारा वे खिंचाव या संपीड़न के बाद अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। पॉलिएस्टर और नायलॉन से बने कपड़ों का रखरखाव आसान होता है। वे धोने के बाद भी प्लीट्स को बनाए रखते हैं और मोड़ते हैं क्योंकि वे गर्मी के अनुप्रयोग द्वारा सेट होते हैं। 4. सिंथेटिक फाइबर का उत्पादन कृषि फसलों और पशुपालन से स्वतंत्र है। 5. रेशे रसायनों, नमी और बैक्टीरिया की क्रिया से आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। 6. प्राकृतिक रेशों की तुलना में रेशे तुलनात्मक रूप से कम लागत वाले उत्पाद हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कृत्रिम रेशों के नुकसान। अगर कपड़े में आग लग जाए तो ये बहुत विनाशकारी हो सकता है।
कपड़ा पिघलकर पहनने वाले के शरीर से चिपक जाता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि प्रयोगशाला में काम करते समय या रसोई में आग के साथ काम करते समय सिंथेटिक कपड़े न पहनें। चूंकि ये रसायनों से बने होते हैं इसलिए इनसे त्वचा पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। एलर्जी नॉलेज बॉक्स एक्रिलोनिट्राइल के पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर, नाइट्राइल रबर और घटकों के रूप में औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कई थर्माप्लास्टिक रचनाएं। ये भंडारित अनाज के कीड़ों के विरुद्ध एक प्रभावी धूम्रक है। प्लास्टिक कार्बन और अन्य तत्वों की लंबी श्रृंखलाओं से बना एक बहुलक है। प्लास्टिक शब्द ग्रीक शब्द प्लास्टिको से लिया गया है जिसका अर्थ है आकार देने या ढालने में सक्षम। यह आज सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक है। प्लास्टिक के कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। 1. हम प्रतिदिन अपने दांतों को साफ करने के लिए जिन टूथब्रश का उपयोग करते हैं वे प्लास्टिक से बने होते हैं। 2. बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं वे प्लास्टिक के बने होते हैं। 3. खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्लास्टिक के कंटेनर आज लोकप्रिय विकल्प हैं। पानी आदि। 4. परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे साइथ हवाई जहाज आदि में उपयोग किए जाने वाले कई हिस्से प्लास्टिक से बने होते हैं। 5. कई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बॉडी प्लास्टिक की होती है। 6. विभिन्न उत्पादों की पैकेजिंग में भी प्लास्टिक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हर गुजरते दिन के साथ प्लास्टिक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स छोटे कार्बनिक मोल हैं। कार्बनिक अणुओं में कार्बन के साथ साथ अन्य कार्बनिक अणु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से आते हैं। वे कार्बनिक यौगिकों के पॉलीमराइजेशन से बहुत दूर हैं। पदार्थ में एक्टिविटी 2 निम्नलिखित तालिका में उन प्लास्टिक वस्तुओं के नाम बताइए जिनका आप विभिन्न स्थानों पर उपयोग करते हैं। यह आपके लिए शुक्रिया कार्य है, इसे आप स्वयं करें और जान। टाइप ऑफ प्लास्टिक देयर आर 2 में ग्रुप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के 2 मुख्य समूह हैं, आई थर्मोप्लास्टिक्स और ई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स थर्मोसेट की तुलना में नर्म और अधिक लचीले होते हैं। गर्म होने पर ये एम प्रकार के प्लास्टिक अलग तरह से कार्य करते हैं। थर्माप्लास्टिक पॉलीमर वे होते हैं जिन्हें ठीक होने पर ढाला जा सकता है, इनमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। थर्मोप्लास्टिक्स का उपयोग ऑडियो डिस्क, जूते, हैंडबैग, खिलौने, कंघी, ईक के निर्माण में भी किया जाता है। जल निकासी पाइप और विभिन्न प्रकार के कंटेनर। इन प्लास्टिकों में पॉलीमर की रैखिक श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर फिसल सकती है जिससे वे फिर से ढाले जा सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स काफ़ी कम तापमान पर नरम और पिघल जाते हैं। पिघलने से इन्हें कोई नुकसान नहीं होता और ठंडा होने पर ये फिर से सख्त हो जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक को पिघलाने और ठंडा करने की इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जा सकता है। अधिकांश प्रसिद्ध प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक्स हैं। नायलॉन और पॉलीथीलीन के अलावा इनमें पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (पीटीएफई) शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर टेफ्लॉन के रूप में जाना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि थर्मोप्लास्टिक्स में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1. वे आसानी से खींच जाते हैं। 2. गर्म करने पर वे नरम हो जाते हैं। 3. वे लचीले हैं। 4. इन्हें गर्म करके और फिर ढाल कर आकार दिया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे होते हैं जिनकी आकृतियाँ, जिन्हें गर्म करके भी नहीं बदला जा सकता, यानी जो एक बार किसी आकार में ढल जाएं तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। सामान्य थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बैकलाइट, एपॉक्सी रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन शामिल हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बड़े क्रॉस लिंक्ड अणुओं का एक नेटवर्क होता है। इन क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक में प्रत्येक श्रृंखला के परमाणुओं के बीच और एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला के बीच भी मजबूत सहसंयोजक बंधन होते हैं। इसका मतलब यह है कि खींचने या गर्म करने पर जंजीरें एक दूसरे के ऊपर नहीं जा सकती। टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े जो आग का प्रतिरोध करते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती हैं। 1. वे कठोर हैं। 2. गर्म करने पर ये नरम या पिघलते नहीं हैं। 3. उन्हें नए रूप में नहीं ढाला जा सकता।
4. गर्म करने पर ये जल जाते हैं या जल जाते हैं। पॉलीथीन, तकनीकी रूप से इसे पॉलीथीन या एथीन CH के रूप में जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक बहुलक है जो सफ़ेद, पारभासी, मोमी थर्मोप्लास्टिक के रूप में मौजूद होता है। इसका उपयोग पैकेजिंग, बोतल खिलौने, इलेक्ट्रिक केबल, पाइप और ट्यूबिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन 2 रूपों में होता है। घनत्व पॉलीथीन LDPE जो उच्च दबाव पॉलीमराइजेशन एथिलीन गैस और उच्च घनत्व पॉलीथीन HDPE द्वारा बनाई जाती है, जो उत्प्रेरक का उपयोग करके कम दबाव पर बनाई जाती है। HDPE कम तापमान पर अधिक कठोर और LDPE प्रकार की तुलना में उच्च तापमान पर नरम होता है। आप अपने कंप्यूटर एक्सेसरीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की पॉलीथीन पैकिंग पर HDPE और LDPE मानदंड आसानी से पा सकते हैं। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक और उदाहरण है। बेकेलाइट विद्युत का कुचालक है। ये गर्मी प्रतिरोधी भी है और इसका उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हैंडल आदि बनाने के लिए किया जाता है। मेलामाइन एक विपरीत सामग्री है। यह आग को रोकता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है। फर्श बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नॉलेज बॉक्स, दुनिया भर में एक वर्ष में 500 बिलियन से अधिक प्लास्टिक शॉपिंग बैग का उपयोग किया जाता है और इतने बैगों को बनाने में लगभग 12 मिलियन बैरल पेट्रोलियम का उपयोग होता है। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक थैलियों को इसका कारण माना गया है। पर्यावरण को बहुत नुकसान। चूंकि प्लास्टिक गैर बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इसे कवक और बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा विघटित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि रोजमर्रा की किराने की खरीदारी में हम चीज़ों को लपेटने और ले जाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद आप उसका क्या करते हैं? क्या आप इसे बिना सोचे समझे जहां चाहें वहां फेंक देते हैं या फिर इसे ठिकाने लगाने के लिए उचित जगह की तलाश करते हैं? इससे पहले कि हम पर्यावरण पर प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के प्रभाव पर चर्चा करें, हम पहले बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल शब्दों को याद करेंगे। किसी पदार्थ को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है यदि वह हवा, पानी और ऑगस बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों की क्रिया द्वारा समय के साथ विघटित हो जाता है। दूसरी ओर, गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री को प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता है। ज्ञान बक्सा, दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे प्लास्टिक का उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो। वे फोटोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उत्पादन करने की भी कोशिश कर रहे हैं जिसे सूरज की रोशनी से विघटित किया जा सकता है। जैसा कि तालिका में देखा गया है, प्लास्टिक जमा हो जाता है और विघटित होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि इनके निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश विधियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और परिणामस्वरूप किसी प्रकार का प्रदूषण होता है। तारांकन प्लास्टिक कचरे को जलाना भी कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह जलता नहीं है। इसके अलावा, जलने के दौरान ये कई जहरीली गैसें छोड़ता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। 2. अधिकांश प्लास्टिक कचरा उठाए जाने के बाद पास के जल निकाय में तैरता है और रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं का घर बन जाता है। कचरा बीनने वालों द्वारा। 3. यदि प्लास्टिक कचरे को मिट्टी में दबा दिया जाए तो ये लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है और बारिश के पानी को जमीन में नहीं जाने देता है। उस क्षेत्र में उगने वाले पौधों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती है और उनकी खेती प्रभावित होती है। आपकी राय में प्लास्टिक निपटान से जुड़ी समस्या का समाधान क्या हो सकता है? प्लास्टिक कचरे को कम करना और उसका पुनर्चक्रण जहां संभव हो, इस समस्या के 2 प्रभावी समाधान हैं। 1. प्लास्टिक बैग को कपास या जूट बैग से बदला जा सकता है जो कि रीयू और बायोडिग्रेडेबल हैं। परिणामस्वरूप, प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कम हो जाएगा। 2. प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण शामिल है। इसके समर्थन में नगर निगम ने क्रमशः बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह के लिए हरे नीले डिब्बे उपलब्ध कराए हैं। सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और प्लास्टिक से मुक्त रखना स्थानीय निकायों के प्रति प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। रिवाइज ऑफ चैप्टर्स। 1. फाइबर आमतौर पर किसी पदार्थ का एक कतरा होता है।
कई रेशे मुड़े हुए सूत होते हैं जिन्हें मोड़कर धागा बनाया जाता है। 2. मानव निर्मित सामग्री प्राकृतिक कच्चे माल रासायनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त की जाती है। 3. पॉलीमर लंबी श्रृंखला वाले अणुओं वाले पदार्थ होते हैं जिनमें हजारों छोटे अणु होते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। 4. रेयॉन लकड़ी के गूदे से प्राप्त सेलुलोज से बनाया जाता है। नायलॉन, पॉली और एक्रेलिक पूरी तरह से रसायनों से बने होते हैं और मजबूत होते हैं, सिलवटों से बचते हैं और बहुत कम पानी सोखते हैं। 5. मानव निर्मित प्लास्टिक को गर्म करने पर उनके व्यवहार के आधार पर थर्मोप्लास्टिक्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 6. सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक आमतौर पर गर्मी और बिजली के खराब संवाहक होते हैं। 7. मिश्रित फैब का उत्पादन करने के लिए सिंथेटिक फाइबर को प्राकृतिक फाइबर के साथ मिश्रित किया जाता है, जिसमें उन्नत गुण होते हैं और लागत प्रभावी भी होते हैं। 8. प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर हैं जिन्हें विभिन्न शेल और आकारों में ढाला जाता है।